तभी गिलास टूटने की आवाज़ सुनकर अनिका की सौतेली माँ मनीषा वहाँ भागते हुए आ गई। उनके यहाँ देखते ही कामिनी ने नाटक शुरू कर दिया और एकदम से बेचारी बनकर कहने लगी, देखो ना पापा, अनिका मेरी बर्थडे पार्टी में आकर मेरी पार्टी ख़राब करना चाहती है। मैंने सिर्फ इतना पूछा कि तुमने अपना वजन कैसे घटाया। तुम मुझसे कहने लगी अब मैं तुमसे काफ़ी ज़्यादा सुंदर हूँ, भला तुम्हारी औकात ही क्या है मेरे सामने। और ये कहते ही कामिनी झूठ मूठ रोने लगी। इससे पहले कि अनिका अपनी सफाई में कुछ कहती, हमेशा की तरह गौतम ने बिना सफाई जाने अनिका को डांटना शुरू कर दिया। बस करो अब अनिका, बहुत तमाशा हो गया। एक डिवोर्स पेपर साइन करने के लिए कितना नाटक करोगी, और घर के अंदर चलो, कुछ ज़रूरी बात करनी है तुमसे। ये कहते हुए गौतम और मनीषा अनिका का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले गए। घर में घुसते ही गौतम दरवाज़ा बंद करता है और 6 साल बाद अपनी बेटी को मिलने की कोई भी खुशी ना जताते हुए वो सीधे मुद्दे की बात करते हुए गौतम सीधे मुद्दे की बात शुरू कर देता है। देखो अनिका, जो हो गया सो हो गया। हम लोगों को और परेशान करके तुम्हें क्या मिलेगा। तुम मेहरबानी करके इन 2 कागजात पर साइन कर दो। अनिका ने देखा तो उसके सामने रूम के सेंटर टेबल पर 2 पेपर्स और थे। अनिका यह सुनकर थोड़ा चौंक गई। वो यहाँ अपने डिवोर्स पेपर साइन करने आई थी, फिर ये दूसरे पेपर किस चीज़ के थे। गौतम ने मानो अनिका के मन की बात सुन ली हो। वैसे उसने कहा, दरअसल तुमसे डिवोर्स लेने के बाद हम यानी कि मैं और तुम्हारी नई माँ चाहते हैं कि कुणाल और कामिनी की शादी हो जाए। कुणाल को भी इस शादी से कोई एतराज़ नहीं है और कामिनी को तो पहले से ही कुणाल को पसंद करती है। बस कुणाल के दादाजी की एक ही इच्छा है। ये कहते हुए गौतम ने अपना सारा गला साफ किया, मानो जैसे वो आगे कुछ बोलने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। और आखिर में गौतम ने उसे वो बात बता ही दी जिसके लिए वो आज सुबह से अनिका को फ़ोन करके घर बुलाने को कह रहा था। गौतम ने असली मुद्दे पे आते हुए कहा, अनिका, दरअसल तुम्हारी माँ के गुजर जाने के बाद उसकी फर्मा कंपनी जो तुम्हारे नाम पर हो गई थी, वह कंपनी तुम अपनी छोटी बहन कामिनी को शादी के तोहफे में दे दो बेटा। मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवा लिए हैं, तुम सिर्फ सिग्नेचर कर दो। अनिका ये सुनकर कुछ देर गौतम की ओर देखती रही। वो सोच रही थी कि क्या सच में उसके पापा ने वो कह दिया था जिसे वो सुनकर भी मानना नहीं चाहती थी। और तो और वो कभी सोच भी नहीं सकती कि डोगरा ख़ानदान के साथ रिश्ता बनाए रखने के लिए उसके पापा इतने नीचे गिर सकते थे। एक पल के भले ही अनिका थोड़ी कमज़ोर पड़ गई हो, लेकिन दूसरे ही पल उसने खुद को संभालते हुए उसे मेज़ पर रखे उन पेपर्स को देखा। बिना कुछ कहे अनिका पेपर्स की तरफ आगे बढ़ी। उसने पेन उठाई और कुछ सोचकर वो डिवोर्स पेपर के पन्नों पर फटाफट साइन करने लगी। गौतम और मनीषा ने ये देखकर थोड़ी राहत की सांस ली। उनको लगा कि अनिका सब कागज़ पर साइन करने को मान गई, लेकिन तलाक के पेपर्स पर साइन करने के बाद उसने धीरे से अपनी माँ की कंपनी के कागजात उठाए और बोली, अपना कहने को इस दुनिया में इस कंपनी के अलावा कुछ नहीं है मेरे पास। माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये कंपनी मैं आपको नहीं दे सकती। अनिका बड़ी ही शालीनता से मना करके सीधा वहाँ से निकल जाती है। गौतम और मनीषा को यकीन नहीं हो रहा था कि अनिका, जो आज तक उसके पापा की हर बात चुपचाप मान लेती थी, उसने आज उसकी बात मानने से साफ मना कर दिया था। अनिका की सौतेली माँ मनीषा भागकर अनिका के पीछे जाती है और उसे रोकते हुए बोली, क्यों हमें बर्बाद करने पर तुली हो अनिका? पहले ही एक बिन ब्याही माँ बनकर तुमने समाज में हमारी इज्जत उछाली, वो कम थी क्या? अब अपनी बहन की ज़िंदगी भी बर्बाद करना चाहती हो। मनीषा की बातों को अनसुना करते हुए अनिका मेन गेट के बाहर निकलने ही वाली थी कि तभी कामिनी उसके सामने आ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें क्या लगा तुम वो कंपनी मेरे नाम नहीं करोगी तो कुणाल मुझसे शादी नहीं करेगा? वहम है ये तुम्हारा। कुणाल मुझसे शादी इसीलिए करना चाहता है क्योंकि मैं उसे पसंद हूँ, ना कि तुम्हारी उस फैक्ट्री के लिए जैसे उसे तुम्हारे साथ करनी पड़ी थी। और तुम ये सब नहीं देख सकती क्योंकि तुम बचपन से ही मुझसे जलती हो। अनिका ने कटाक्ष भरी मुस्कान के साथ कामिनी से कहा, कौन किससे जलता है इसका नमूना तुम बाहर दिखा चुकी हो। और रहा सवाल बचपन का, तो तुम्हें तो आदत है मेरी हर चीज़ को छीनने की। मेरे लिए जो भी अच्छे कपड़े, अच्छे खिलौने, अच्छी सैंडल आती थी वो तुम ही तो रख लेती थी। लगता है अभी भी वो आदत गई नहीं है तुम्हारी।
जिस लड़के को मैंने डिवोर्स दिया उसी से तुम शादी करना चाहती हो तो ठीक है, कर लो, कोई बात नहीं, मगर कंपनी तो मैं नहीं दे सकती। बचपन में अनिका का फ़ायदा हर कोई उठा ले जाता था, लेकिन उसके बावजूद उसके मुंह से कभी चूं तक नहीं निकलती थी। शायद इसीलिए सबने सोचा होगा कि अभी भी अनिका को बहला-फुसलाकर समाज का और बहन के भविष्य का वास्ता देकर बहलाकर उसका फ़ायदा उठाया जा सकता है। लेकिन किसी को नहीं पता था कि अनिका का शरीर ही नहीं, उसका मन, उसके विचार, हर कुछ इन 6 सालों में बदल चुका था। आज अनिका को इस तरह सबके अरमानों पर पानी फिरता देख सब लोग गहरे शोक में थे। अनिका के मुँह से ऐसे तीखे शब्द कामिनी एक बार सुन चुकी थी और अब कामिनी का पारा 7वें आसमान पर था। वो घुर्राते हुए अनिका से बोली, समझती क्या है खुद को? वज़न घटा लिया तो जुबान भी चढ़ाना सीख गई क्या? चाहे कुछ भी कह लो, मैं कल ही तुमसे ज़्यादा खूबसूरत थी और मैं हमेशा तुमसे ज़्यादा खूबसूरत रहूँगी, दिखने में भी तुमसे आगे और पढ़ने में भी तुमसे आगे। कुछ ही साल में मैं डॉक्टर बन जाऊंगी। मुझ जैसी लड़की को छोड़कर कुणाल तुम्हारे पास वापस आ ही नहीं सकता। कामिनी भी नहीं जानती थी कि उसके मुंह से आखिर कुणाल की बात क्यों निकल गई थी, लेकिन उसकी इस बात पर अनिका ने भी मुस्कुराकर कह दिया, तो चलो एक और शर्त लगाएं। अनिका की यह बात सुनकर ना जाने क्यों कामिनी का कॉन्फिडेंस अचानक से थोड़ा कम हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे हकीकत पता थी। वो अनिका का नया रूप भी देख चुकी थी और वो कुणाल की फितरत से वाकिफ़ भी थी। और तभी घर के मेन गेट के बाहर से कुणाल की आवाज़ आई, कहाँ गई वो मोटी? मुझे एयरपोर्ट पर 2 घंटे वेट करवाया, आज छोड़ूंगा नहीं उसे। कुणाल की ये बात सुनकर कामिनी टेंशन में आ गई, लेकिन अनिका वहीं खड़े कामिनी के सामने मुस्कुरा रही थी। कुणाल ने कहा, समझती क्या है वो अपने आप को? कुणाल की आवाज़ सुनते ही कामिनी डर गई। वो नहीं चाहती थी कि कुणाल अनिका का ये बदला हुआ रूप देखे। वो दौड़कर गार्डन के बाहर की ओर गई। हाई हील्स के कारण उसे दौड़ने में परेशानी हो रही थी, मगर इंसिक्योरिटी के मारे वो किसी तरह भागकर गई और किसी तरह गिरती पड़ती कुणाल के पास पहुंचकर फूली सांसों से उसने कुणाल से कहा, कामिनी ने कहा, कुणाल अंदर मत जाओ। कुणाल ने सुनकर थोड़ा चौंका, लेकिन तभी कामिनी बात बदलते हुए बोली, मेरा मतलब है उस मोटी के मुंह लगकर आज के दिन तुम अपना मूड ख़राब मत करो ना प्लीज़। लेकिन कुणाल ने कामिनी को साइड में धकेलते हुए अंदर जाने की कोशिश की। इससे कामिनी और ज़्यादा घबरा गई और उसने अपने दोनों हाथों से ताकत लगाकर कुणाल को पकड़कर वहीं रोक लिया। कुणाल इस वक्त इतना गुस्से में था कि उसने रहे खड़े अनिका पर चिल्लाना शुरू कर दिया, समझती क्या है वो अपने आप को? 2 घंटे तक मुझे एयरपोर्ट पर धूप में खड़ा रखा। बात हाथ से निकल जाए इससे पहले कामिनी ने कुछ सोचा और कहा, वो दरअसल तुमसे मिलने में उसे शर्म आ रही थी। जब गई थी तब 120 किलो वजन था, अब 6 साल बाद और भी मोटी हो चुकी है ना, इसीलिए। इतना कहकर कुणाल का ध्यान भटकाने के लिए कामिनी धीरे से अपनी उंगलियां कुणाल की जैकेट पर फेरने लगी और थोड़ा रोमांटिक अंदाज से बोली, देखो कुणाल, आज मेरा बर्थडे है और आज मैं तुम्हें एक ऐसी गिफ्ट देने वाली हूँ जो तुम हमेशा याद रखोगे। वैसे मम्मी पापा अंदर बैठकर अभी अनिका से डिवोर्स पेपर पर साइन करवा रहे हैं। कुणाल का ध्यान अब भी घर के दरवाजे की ओर था, मगर कामिनी ने उसे बातों में उलझा दिया और अपने हाथों से कुणाल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए कामिनी बोली, यू नाउ व्हाट? वो तो मान ही नहीं रही थी। वो थोड़े पैसों की लालच दी, तब जाकर वो डिवोर्स पेपर पर साइन करने को राजी हुई। कुणाल जिसके साथ कामिनी की शादी होने वाली थी, उसकी आंखों में आंखें डालकर कामिनी झूठ पर झूठ बोले जा रही थी और फिर अचानक से वो कुणाल का हाथ पकड़कर बोली, कम विद मी, मैंने तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के लिए बंगले के पीछे शानदार दावत रखी है। तुम दोस्ता के साथ यहाँ एंजॉय करो, मैं अभी तुम्हारी मनपसंद शराब और खाना भिजवाती हूँ। ये कहते हुए वो कुणाल का हाथ पकड़कर उसे घर के पीछे की तरफ ले गई। कामिनी ने कुणाल को अपने दोस्तों के साथ छोड़ दिया और खुद बंगले के आगे की तरफ भागती हुई चली गई। उसी वक्त कुणाल के फ़ोन पर उसके ड्राइवर राजू का मैसेज आया, जिसमें लिखा था, होटल पैराडाइज इंटरनेशनल। मैसेज पढ़कर कुणाल के गुस्से से लाल चेहरे पर तुरंत एक स्माइल आ गई। उसे लगा कि अब वो बहुत ही जल्द वो एयरपोर्ट वाली लड़की से अपनी दूसरी मुलाकात होगी। इसी खुशी में बड़े ही अंदाज में उसने पास पड़ी शैंपेन की बोतल उठाई और उसे सेक करके खोली।
और खुशी खुशी दोस्तों के साथ एंजॉय करने लगा। कामिनी भागी भागी घर के आगे की तरफ अपने दोस्तों के पास गई और उन सबसे कामिनी ने कहा, जाओ और जाकर कुणाल को एंटरटेन करो और उसको बातों में उलझाकर रखो ताकि वो अनिका की तरफ ना जाए और वो अनिका का बदला हुआ रूप ना देख सके। उसके दोस्तों के जाते ही कामिनी तेज कदमों के पास आई और एक कोने में खड़ी सब कुछ देख रही थी। कामिनी ने झट से अनिका का हाथ पकड़ा और उधर देखते हुए वो अनिका को घर के अंदर ले गई और फूली हुई सांसों से अपने माथे का पसीना पोंछते हुए वो गुस्से से अनिका को देखने लगी। अनिका भी कामिनी के सामने देख रही थी, मानो दोनों आंखों ही आंखों से एक दूसरे को चेतावनी दे रहे हो। कुछ देर तो दोनों बहनों के बीच कौन पहले आंख झपकाएगा वाला युद्ध चलता रहा, लेकिन कुछ पल के बाद फाइनली कामिनी ने एक गहरी सांस छोड़ते हुए अनिका से पूछा, ओके फाइन, क्या चाहती हो तुम? अनिका के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और उसने अपना सर हिलाते हुए बड़े ही शांत और सरल तरीके से कहा, छोटी बहन हो तुम मेरी, बस इतना कहूँगी, कुणाल के पीछे इतना पागलपन ठीक नहीं है, वो अच्छा लड़का नहीं। ये सुनते ही कामिनी के अंदर का गुस्सा फूट पड़ा। उसने अनिका के सामने अपनी उंगली तानते हुए कहा, जस्ट सेट अप, माइंड योर ऑन बिजनेस, मुझे सब पता है कौन कैसा है। कामिनी जितनी मुंह फटती उतनी ही शातिर थी। उसे पता था कि अपनी बहन के इमोशन का फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता था, इसलिए उसने तुरंत मौके का फ़ायदा उठाकर कहा, अगर तुम्हें मेरी इतनी ही फिक्र है तो कंपनी क्यों नहीं कर रही तुम मेरे नाम? अनिका कामिनी जितनी शातिर नहीं थी, लेकिन अब वो पहले जैसी भोली और ना समझ भी नहीं रही। अब पहले की तरह वो किसी को अपना फ़ायदा नहीं उठाने देने वाली थी। कामिनी के इस सवाल से अनिका इतना तो समझ चुकी थी कि कामिनी को समझाने का कोई फ़ायदा नहीं था, इसीलिए वो आगे कुछ भी कहे बिना मुड़कर जाने लगी। ये देखकर कामिनी तुरंत अनिका के सामने उसका रास्ता रोककर जा खड़ी और फिर टेबल पर पड़े कंपनी के पेपर्स उठाकर बड़े स्टाइल्स में पन्ने पलटते हुए कामिनी से बोली, वैसे किसके लिए बचाकर रखनी है ये कंपनी? अपने किसी यार के लिए या अपनी उस नाजायज़ औलाद के लिए? इसके पहले कि कामिनी बात ख़त्म करे, अनिका ने कामिनी को ज़ोरदार तमाचा जड़ दिया। घर के बाहर जो लाउड म्यूजिक बज रहा था उससे कहीं ज़्यादा तेज़ गूंज थी इस तमाचे की। कामिनी के चेहरे पर मेकअप की एक मोटी परत होने के बावजूद उसके चेहरे पर अनिका की उंगलियों के निशान साफ नज़र आ रहे थे। कामिनी का मुंह खुला और आंखें चौड़ी हो गई। अनिका गुस्से में बोली, खबरदार, अगर मेरी बच्ची को नाजायज़ कहा तो जुबान खींच लूँगी, एंड आई मीन इट। अनिका की लाल आंखों से आंसू कम और गुस्सा बह रहा था। अनिका को इतने गुस्से में पहले कभी नहीं देखा था कामिनी ने। बिना कुछ कहे वो चुपचाप अनिका का रास्ता छोड़कर साइड में जाकर खड़ी हो गई। वो समझ गई कि अगर वो इसके आगे कुछ भी बोली तो अनिका वो सच में कर देगी जो उसने कहा था। अनिका गुस्से में अपना पर्स उठाकर बंगले से बाहर निकल गई। जैसे अनिका ने टैक्सी रोकी तभी वहाँ भागते हुए प्रीति आई। अनिका ने प्यार से प्रीति के गाल पर हाथ फेरा और फिर टैक्सी में बैठकर चली गई। टैक्सी में बैठकर अनिका ने पर्स से सनग्लासेस निकाले और पहन लिए। तभी ड्राइवर ने रिवर व्यू मिरर से अनिका को देखा। सूरज भले ही ढल चुका था, लेकिन अनिका के आंसुओं के दौर अब तक नहीं ढले थे। वो दुनिया की हर चीज़ से लड़ सकती थी, मगर कोई उसकी बेटी को नाजायज़ कहे ये उसे बर्दाश्त नहीं था। लेकिन उसके साथ इस बात का भी कोई जवाब नहीं था कि रिया का बाप था कौन। अनिका की प्रेगनेंसी खुद अनिका के लिए एक अनसुलझा सवाल था। 6 सालों में अनिका आज तक उसकी ज़िंदगी के इन सभी बड़ी पहेलियों को सुलझा नहीं पाई थी। उसे किसी भी लड़के ने छुआ तक नहीं था, फिर भी वो कैसे प्रेग्नेंट हो गई थी, ये सब सोच ही रही थी वो कि तभी अचानक उसे याद आया। अनिका ने आंसू पोंछते हुए पर्स से अपना मोबाइल निकाला और उसने अपनी फर्मा कंपनी के पुराने वफादार मैनेजर मनोज को फ़ोन लगाया। कुछ रिंग के बाद मैनेजर फ़ोन उठाकर कहा, बेटी कैसी हो? क्या बात है, आज इतने सालों बाद कंपनी की मालकिन ने इस मुलाजिम को याद किया? अनिका अपनी आवाज़ को साफ करते हुए कहा, नहीं नहीं अंकल, मैं तो सिर्फ कागज़ पर कंपनी की मालकिन हूँ। कंपनी के असली मालिक तो आप हैं। क्वालिटी एक्चुअली अंकल, बस ये पूछने के लिए मैंने फ़ोन किया था कि कंपनी ठीक तो चल रही है ना? मैनेजर ने थोड़ा उदास होकर कहा, बेटा यूँ समझ लो डूबती नाव में छेद पकड़ के बैठा हूँ। फिर भी सालाना 4-5 लाख का प्रॉफिट हो ही जाता है, जो मैं गौतम जी को भिजवा देता हूँ। तुम
तुम कहो तो अब से तुम्हें भिजवा दूंगा। अनिका ने तुरंत कहा, नहीं अंकल, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। खैर, आप अपना ख्याल रखिए। फ़ोन काटकर अनिका वापस से एक गहरी सोच में डूब गई। वो सोच रही थी कि आखिर ऐसी तो क्या बात है इस छोटी सी कंपनी में जो डोगरास हाथ धोकर इस कंपनी के पीछे पड़ गए हैं। पहले मेरे ज़रिए ये फैक्ट्री हड़पने की कोशिश की और उसी के चलते कुणाल से मेरी शादी करवाई। शादी के बाद मैं तुरंत प्रेग्नेंट हो गई और फिर बेंगलोर चली गई। इसलिए मुझसे कंपनी मांगने का मौका नहीं मिला इन्हें। इसलिए अब कामिनी के ज़रिए मुझसे ये कंपनी हड़पना चाहते हैं, वो भी ऐसी कंपनी जो ठीक से चल भी नहीं रही है। होटल की तरफ टैक्सी आगे बढ़ रही थी, तभी रूस के आसपास आइसक्रीम का स्टॉल दिखा तो उसे याद आया कि उसने रिया से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी फेवरेट चॉकलेट आइसक्रीम लेकर आएगी। इसलिए उसने टैक्सी रास्ते में रोककर अपना प्रॉमिस पूरा करने के लिए चॉकलेट आइसक्रीम खरीदी और वापस टैक्सी में बैठकर होटल की तरफ चल दी। कुछ देर बाद अनिका की टैक्सी होटल पैराडाइज इंटरनेशनल पहुंची। होटल की रिसेप्शन से होकर अनिका लिफ्ट के पास पहुंची ही वाली थी कि तभी 4 बॉडीगार्ड उसके पास आ गए और हड़बड़ाहट में उन्होंने अनिका का रास्ता रोक लिया। इसी दौरान अनिका के हाथ से सामान ज़मीन पर गिर गया। अनिका थोड़ी सी घबरा गई। उसे लगा कहीं कंपनी पाने के चक्कर में किसी ने मेरे पीछे गुंडे तो नहीं भेजे। खुद के डर को छुपाते हुए उसने उन बॉडीगार्ड से पूछा, कौन हैं आप लोग और इस तरह मेरा रास्ता रोकने का क्या मतलब है? एक बॉडीगार्ड ने अनिका से कहा, सॉरी मैडम, हमें क्या सामान चेक करना है होगा। अनिका को समझ नहीं आया कि उसका सामान चेक करने के लिए मिलेगा। उसके बाद सिर्फ एक पर्स और रास्ते में लिया हुआ चॉकलेट आइसक्रीम का पार्सल था। बॉडीगार्ड ने नीचे झुककर वो पार्सल ज़मीन से उठाया और उसे खोलकर चेक किया और फिर अचानक एक बॉडीगार्ड ने अपनी एक उंगली आइसक्रीम पैक में डाली और फिर नई उंगली उसमें अपने मुंह से डाल ली और फिर अपने ब्लूटूथ पर किसी से बात करने लगा। यस सर, पॉजिटिव, इट इज़ चॉकलेट आइसक्रीम। बॉडीगार्ड की बातों से ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के पास से कोई बम मिल गया हो। ये देखकर अनिका हैरान थी और समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर ये बॉडीगार्ड्स क्या कर रहे हैं। तभी एक टॉल, स्मार्ट और हैंडसम आदमी उसके सामने आकर खड़ा हो गया। नुकीली जो लाइन स्ट्रबल बियर्स, सिंपल जीन्स और पोली नेक टी शर्ट में रोहित मारवाड़ हॉलीवुड के किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। अनिका ने रोहित की फ़ोटो देखी थी, वो उसे तुरंत पहचान गई, लेकिन इस वक्त रोहित अनिका के लिए किसी गुंडे से कम नहीं था। अनिका ने बड़ी ही सख्ती से पूछा, एक्सक्यूज़ मी, व्हाट नॉनसेंस इज दिस? यू कांट डू दिस टू मी, आई विल कॉल द पुलिस। अचानक रोहित की नज़र अनिका के चेहरे पर पड़ी। अनिका की गहरी काली आंखें, लंबे घने बाल, कमर तक के बाल और सिंपल पहनाव में निखरती उसकी खूबसूरती देखकर रोहित एक सेकंड भूल गया वो क्या कहने आया था। तभी दूसरे पल वो अपनी सेंस में आया और चेहरे पर बिना किसी भाव के कहने लगा, हाँ परफेक्ट, पहले खुद चोरी करो फिर खुद ही पुलिस बुलाओ। अनिका समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर रोहित ऐसा बोल क्यों रहा है। तभी रोहित ने अनिका को वार्न करते हुए कहा, मुझसे और मेरे बेटे से दूर रहना। अनिका ने इरिटेट होकर कहा, एक्सक्यूज मी, मैं कब तुम्हारे पास आई? एंड लिसन, इस आलीशान होटल के मालिक होने का ये मतलब नहीं है कि तुम अपने गेट्स के साथ ऐसी बदतमीजी करो। आई कैन सी यू इन द कोर्ट मिस्टर रोहित मारवाड़। रोहित अनिका की ये बात सुनकर तुरंत पकड़ लेता है और कहता है, आई नो इट, तो तुम जानती हो कि मैं रोहित मारवाड़ हूँ और यह होटल मेरी है। तब तो ये भी जानती होगी कि मेरे परिवार वाले मेरी शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन मुझे मेरे बेटे के लिए सौतेली माँ नहीं चाहिए। इसीलिए तुमने प्लान बनाया होगा कि पहले मेरे बेटे को फंसा लो, तो फिर बाप अपने आप कंट्रोल में आ ही जाएगा। क्यों? होटल की लॉबी में मौजूद लोग अनिका के और शक्की नज़रों से देखे जा रहे थे। अनिका अपनी इंसल्ट का बदला ले तो सकती थी, लेकिन रिया की सेफ्टी के लिए वो कोई तमाशा नहीं खड़ा करना नहीं चाहती थी, इसीलिए वो ज़्यादा कुल नहीं। रोहित जाने से पहले चुटकी बजा के अनिका को फाइनल वार्निंग देता है, स्टे अवे फ्रॉम माई सन। इतना कहकर रोहित मुड़कर जाने लगा। होटल के सभी लोग इस हद तक सपका गए थे कि इतनी बड़ी होटल की लॉबी में इतने सारे लोगों के बीच सिर्फ और सिर्फ रोहित के जूतों की टॉक टॉक गूंज रही थी।
रोहित भले ही अनिका से दूर जा रहा था, मगर अनिका का चेहरा उसके दिल पर छाप छोड़ गया था। ना जाने क्यों जाते जाते उसको एक बार और अनिका की तरफ देखने का मन किया और इसीलिए मुड़कर अनिका को देखने लगा। तभी सामने से सर्विस प्लेट से आते वेटर से वो जोर से टकरा गया और सारी प्लेट्स ज़मीन पर गिर गई। रोहित ने वेटर को देखा और फिर अनिका को देखा और फिर सिर्फ सॉरी कहकर वहाँ से चला गया। बेहद गुस्से में अनिका ने लिफ्ट का बटन 5-6 बार दबा दिया और जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा खुला वो पाँव पटककर अंदर गई और सीधा टॉप फ्लोर का बटन दबाया। दरवाज़ा बंद होने ही वाला होता है कि तभी एक पाँव दरवाजे के बीच में आया, जिसने दरवाजे को बंद होने से रोक लिया। सामने एक 19 साल का लड़का प्रिटेंड्स टी-शर्ट और रेड शॉर्ट में खड़ा था। उसके पैर की वजह से लिफ्ट का दरवाज़ा फिर से खुला गया। अनिका के गुस्से में सोचा कि कौन बदतमीज़ है ये। रिया की तरह इस लड़के ने भी कानन में हेडफोन और हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ था। ये लड़का और कोई नहीं बल्कि रोहित मारवा का कज़न भाई सनी था। सनी ने अपनी उम्र से ज़्यादा मैच्योर आवाज़ निकालने की कोशिश की और अनिका से कहा, देखो दीदी, मेरे भैया आसानी से फंसने वालों में से नहीं हैं। बहुत लड़कियां आपकी तरह कोशिश कर चुकी हैं। अनिका का गुस्सा अब अपने पीक पर था। उसने समझ नहीं आया कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। तभी सनी ने अनिका के ज़ख्म पर नमक छिड़कते हुए कहा, काफ़ी लड़कियां ट्राई कर चुकी हैं ये वाला तरीका, थिंक समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स। इनफैक्ट कई बॉलीवुड एक्ट्रेस भी भाई के साथ जान पहचान बढ़ाने के लिए अपनी शूटिंग मनाली में रखवाती हैं, मगर मेरे भाई बहुत स्ट्रिक्ट हैं। ना वो किसी के पास जाते हैं और ना ही कोई उनके और आर्यन के पास जा सकता है मेरे सिवा। अनिका की बर्दाश्त करने की लिमिट ख़त्म हो गई। उससे पहले सनी ने अपना पाँव लिफ्ट के दरवाजे से हटा लिया और दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अनिका अब भी सोच रही थी कि आखिर ये उसके साथ हो क्या रहा था। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस में पार्टी लगभग ख़त्म हो सी गई थी। सारे गेस्ट्स जा चुके थे। कुणाल उसके दोस्त बंगले के पीछे अपनी ही मस्ती में फुल ऑन नशे में थे। वो शायद यह भूल चुके थे कि यो कामनी की बर्थडे पार्टी में थे। कुणाल अब नशे में था और बेहद खुश था, क्योंकि न जानता था कि कल उसकी मुलाकात फिर से एयरपोर्ट वाली लड़की से होगी। तभी वहाँ गौतम, कामिनी और मनीषा हाथ में डिवोर्स पेपर लेकर पहुँचे। कामिनी ने कुणाल को खुश देखकर उसके हाथ पकड़कर कहा, आई एम सो हैप्पी कि कुणाल ने पार्टी एंजॉय की। कामिनी इस हकीकत से अनजान थी कि कुणाल एयरपोर्ट वाली लड़की और उसकी खूबसूरती के बारे में अपने दोस्तों से बात कर रहा था और इसीलिए वो इतना खुश नज़र आ रहा था। तभी गौतम ने भी खुश होकर कुणाल से कहा, कॉन्ग्रेचुलेसन, आज कामिनी की बर्थडे पर मौके पर मेरी तरफ से तुम दोनों को ये तोहफा। गौतम ने कुणाल के डिवोर्स पेपर थमा दिए। कुणाल ने जल्दी से पेपर लिए और गौर से देखने लगा, फिर खुश होकर बोला, थैंक यू वेरी मच। इन डिवोर्स पेपर को देखकर मैं बता नहीं सकता कि कितना हल्का फील कर रहा हूँ। आई एम फ्री बर्ड अगेन। गौतम ने फिर मजाकिया अंदाज में कहा, बट नॉट फॉर लॉन्ग टाइम। जल्द ही तुम्हारी और कामिनी की शादी कर देंगे। ये सुनते ही कुणाल का मूड ख़राब हो गया। वो गोल्ड रूडली कहता है, इसमें मेरी डिवोर्स पेपर हैं। जब तक कंपनी के पेपर्स नहीं होंगे तब तक ना मेरे घर वाले शादी करवाएंगे ना मैं करूँगा। कुणाल आखिरी पैक नीट पे लेता है और वहाँ से निकल जाता है। होटल पैराड्स तिल मिलाई अनिका अपने कमरे में आई। अपना पर्स सोफा पर फेंककर पाँव सेंटर टेबल पर रखकर सोफे पर बैठ गई। उसे ये समझ नहीं आ रहा था नीचे लॉबी में उसके साथ क्या हुआ और क्यों हुआ। उसने होटल बदलने का मन बना लिया और रिया को लेने बेडरूम में गई। बेडरूम का दरवाज़ा खोलकर उसने देखा रिया बिल्कुल शांति से सो रही थी। रिया को इस तरह देखकर अनिका का गुस्सा एक सेकंड में शांत हो गया। वो रिया के माथे को चूमती है। तभी उसके फ़ोन में एक नोटिफिकेशन आया। अनिका ने मोबाइल चेक किया तो देखा कि उसके डॉक्टर अमृता वाले मेल को बॉक्स में रोहित मारवा का मैसेज आया था, वांट टू मीट यू अंडर गार्लेटी। एक पेशेंट है जिसके दिमाग का ऑपरेशन करना है, जो सिर्फ आप कर सकती हैं। मैसेज पढ़कर अनिका को अपने इंसल्ट का बदला लेने का मौका मिल गया। उसने तेज़ उंगलियां से मैसेज टाइप करके बिना सोचे एक सेकंड में बटन दबा दिया। वहाँ रोहित डॉक्टर अमृता का मैसेज पढ़कर शॉक हो गया। मेल में लिखा था, दिमाग का इलाज पहले आपको करवाना चाहिए। रोहित को समझ नहीं आया कि डॉक्टर अमृता जैसी बड़ी न्यूरोसर्जन उसे ऐसा क्यों कह रही थी। रोहित ने मेल पर कुछ टाइप किया लेकिन फिर मैसेज डिलीट कर दिया और अपनी कंपनी के आईटीओ हेड सैम को फ़ोन लगाया। रोहित काफ़ी डोमिनेट आवाज़ में कहता है, हेलो सैम। रोहित की आवाज़ सुनकर सैम को जैसे पसीने छूटने लगे।
रोहित का प्रभाव कुछ ऐसा था लोगों पर कि अगर रोहित ने याद किया है तो ज़रूर कोई गड़बड़ हुई होगी हमसे। सैम डर से पूछता है, यस सर, एनीथिंग आई एम टू फॉर यू। रोहित सैम को सिर्फ इतना कहता है, मेरे ऑफिशियली मेल अकाउंट पर डॉक्टर अमृता का मेल आया है, पता करो वो मेल की लोकेशन कहाँ है। वो जहाँ भी होगी मैं उसे चार्ट फ्लाइट में जाकर मनाली ले आऊँगा। सैम के लिए ये काम आउट ऑफ ऑफिशियली वर्क था। वो हिम्मत करके जवाब देता है, सर एक्चुअली कोई नेटवर्क हमें अपने लाइट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं शेयर करेंगे, इट्स इलीगल। रोहित कहीं नाराज़ ना हो जाए इसीलिए खुद अपनी ओर से कह देता है, बट सर गिव मी मिस सम टाइम, आई विल ट्राई एंड फाइंड आउट। निराश होकर रोहित ने फ़ोन काट दिया। तभी उसके फ़ोन पर सनी का मैसेज आता है, भैया कम फास्ट, आर्यन इज़ नॉट वेल। रोहित उसी वक्त लिफ्ट की ओर दौड़ने लगा। होटल का स्टाफ रोहित को ऐसे भागते हुए देख परेशान हो गया। रोहित ने लिफ्ट में टॉप फ्लोर का बटन दबाया, मगर आज उसे अपनी लिफ्ट की स्पीड बहुत स्लो लग रही थी। आर्यन पर जरा सी तकलीफ आए तो रोहित बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब तक लिफ्ट 24वें फ्लोर पर पहुंचती है तब तक तो रोहित के मन में हजारों ख्याल गुजर चुके थे। फाइनली लिफ्ट का दरवाज़ा खुला। सनी दरवाजे पर रोहित का इंतजार कर रहा था। रोहित सीधा बेडरूम की तरफ भागा और वहाँ रोहित ने जो देखा वो उसकी समझ से बाहर था। आर्यन गहरी नींद में था और वो नींद में एक ही चीज़ बोले जा रहा था, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम, मम्मा चॉकलेट आइसक्रीम।